हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का पेपर भी यानी कि सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताऊं कैसे? क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, आज के वीडियो में हम सभी वही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, अपनी मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप सभी को स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 12th क्लास की तैयारी मैं बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, किस नदी के किनारे लोथल स्थित है? सिंधु या फिर व्यास या फिर भोगवा या फिर रावी नदी के किनारे? ठीक है, जरा सोच के बताओ, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी भोगवा नदी, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी को यही क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा आज के वीडियो में, जो क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और हम सभी कवर क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न है। सबसे पहला, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2 नंबर में, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, एकदम सिंपल भाषा। सिंपल भाषा मतलब क्या? ठेठी भाषा। ठीक है, आप सभी बिहार से बिलोंग कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा ठेठी भाषा क्या होता है और निम्न भाषा क्या होता है। ठीक है, एकदम हम सभी दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, अपने भाई की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, समझो मैं आप सभी का दोस्त हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सब मुझे दोस्त समझो, उसके बाद टीचर समझना। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है, एक बात और जान लो, देखो कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा, हमको सारा क्वेश्चन का उत्तर मालूम है भाव, आप नहीं पढ़वे, आप जैसे कल पढ़वे। ठीक है, सबसे बड़ा बुर्बकी है वो जो बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है, हमको सारे क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं फिर कभी पढ़ूंगा, वो सबसे बड़ा बुर्बक है। ठीक है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा बुर्बक है। ठीक है, देखो अगर आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन याद है, फिर भी आप सभी रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप सभी को याद है हम सभी नहीं पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं, एग्जाम में आप सभी लिखते टिक मारते वक्त बिसर जाओगे। ठीक है, भूल जाओगे आप सभी एग्जाम में टिक मारते वक्त। ठीक है, आप सभी जिसको अगर याद है उसको रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, रिवीजन करना आप सभी को बहुत जरूरी है। ठीक है, खैर आपकी मर्जी, पढ़ाई करने का है तो पढ़ाई कीजिए, अन्यथा जाइए भैंस चराइए, हमको क्या मतलब उनसे। ठीक है, क्वेश्चन था 2 नंबर में, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ? 2 का परफेक्ट आंसर। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो यानी कि लोहा, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को। ठीक है, सिंधु घाटी में जो लोग निवास करते थे यानी कि जो लोग रहते थे, जैसे आप सभी अपने गांव में रह रहे हो, ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी के निवासियों को, जो सिंधु घाटी में निवास करते थे, रहते थे, उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, हम सभी को लोहा का ज्ञान है लेकिन उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, समझ गए? लेकिन चांदी और सोना का ज्ञान था, जरूर था। ठीक है, अब देखना 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है 3 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को कवर करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझा करो। मैं आपसे कितनी बार बोलूं, हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद टिक मारना आप सभी, या फिर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? ठीक, क्या था या फिर था, बात दोनों का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था व्यापार, नगर योजना व वास्तुकला या फिर पशुपालन। ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, क्या होगा बताओ? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि नगर योजना व वास्तुकला, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम ईजी भाषा में, ठेठी भाषा में। ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप सभी अपने आप ही कॉपी में नोट करते जाइए आप सभी। ठीक है, आप सभी अपने नोटबुक में नोट करते जाइए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो मैं खास तौर पे, ठीक है, कितने बच्चे, एक बच्चे कमेंट किए थे सर मतलब कौन सा बोर्ड का बताया था, ना कि यूपी बोर्ड का था ना कि एमपी बोर्ड का था। ठीक है, वो कुछ अलग बोर्ड का बोल रहा था, मुझको समझ में नहीं आता। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन होता है आप सब इंस्टाग्राम पे बताइए या फिर व्हाट्सएप पे बताइए, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सभी को ज्यादा दिक्कत होती है तो आप सब मुझे व्हाट्सएप पर SMS करके बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन था 4 नंबर में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन में उल्टा के देखना ये सब क्वेश्चन कितने बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। बताओ क्या होगा, क्या होगा, रावी, सिंधु, भोगवा या फिर सतलज। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। याद हो आप सभी को, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद हो गया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 90% बच्चे को मालूम होगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ रिवीजन करो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है हम सभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई करो आप सभी। ठीक है, याद है फिर भी पढ़ाई करोगे आप सभी। क्या करो आप सभी को मम्मी पापा बोलता है धान रोपने जाने के लिए, नहीं ना, इसलिए पढ़ाई करो। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या फिर अकलदास बनर्जी या फिर मैक्स मुलर। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, आप सभी को मालूम है, मुझे पता है कितने बच्चे को मालूम है, 50% 60% बच्चे को मालूम है क्वेश्चन का उत्तर, लेकिन आप सभी को याद करना, रिविजन करना फिर से बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो बाद में पछताओगे आप, मेरा कुछ तो नहीं लोगे, बाद में पछताओगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी जरा बताना। 5 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो दयाराम साहनी, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, हम सभी एकदम आसान भाषा में। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी इसने है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए मेरा भी एक इसी तरह से डायलॉग है, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब मिक्स हुआ नहीं, आप सभी की मर्जी। क्वेश्चन 6 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। कौन है, यहाँ पर कौन था दोनों तरीका से पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट मतलब क्या होता है, जो बार बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बताओ क्या होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। नीचे ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन था 6 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, बताओ क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मोहनजोदड़ो, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, जैसे आप सभी का राज्य में, जैसे हमारे बिहार राज्य में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ठीक उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखना 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा देखना, 7 नंबर में क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ठीक है, क्या स्वरूप है, ग्रामीण सभ्यता या फिर शहरी सभ्यता या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो शहरी सभ्यता, सबका परफेक्ट आंसर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। ठीक है, देखो क्लास को 20 से छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, नहीं तो पछताओगे आगे चल के। ठीक है, अब देखना 8 नंबर में क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ठीक है, हड़प्पा में जो लोग निवास करते थे, हड़प्पा मतलब हड़प्पा के जितने भी निवासी थे, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हड़प्पा में जितने भी निवासी थे उनका जीवन काल किस पर चलता था, व्यापार पर, कृषि पर, शिकार पर या फिर शिकार मतलब जानवर वालों को मारना, शिकार वही कहलाता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताओ, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस चीज पर, व्यापार पर, कृषि पर, क्या होगा बताओ। 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो व्यापार पर, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी व्यक्ति निवास करते थे सभी लोग व्यापार करते थे। ठीक है, नहीं तो उसका भोजन और 2 बट का रोटी नहीं मिल पाता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे। क्वेश्चन 9 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसके करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसके करते थे, जैसे आपके घर में मम्मी पापा, जैसे कोई सत्संगी होता है, कोई गणिनाथ का पूजा करता है, कोई महादेव को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई राम को पूछता है। ठीक उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। ठीक है, विष्णु के, शंकर की, माता देवी की या फिर कृष्ण की, बताओ किसको, का परफेक्ट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और आप सभी को एग्जाम में हूबहू इसी तरह से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाँ मैंने आप सभी को बता दिया है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सुबह से लेकर के शाम हो जाता है एक वीडियो को तैयार करने में। ठीक है, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं आप सभी को आगे और वीडियो बना सकूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसके करते थे, बताइए क्या हुआ। 9 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो मात्र देवी की, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मात्र देवी की हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, आगे भी बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्ण पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जरा सोच के बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो कांस्य युग, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं इस बात को 10 बार बोल चुका हूं अभी तक में, यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, अब देखना एक मिनट, 11 नंबर में क्वेश्चन है, मृतकों का टीला के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है,
ध्यान से देखो मेरे शेर एवं शेरनियों, क्वेश्चन है मृतकों का टीला के रूप में किसे जाना जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है। और तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल, ठीक है। बताइए मेरे शेर एवं शेरनियों, क्वेश्चन है 11 नंबर में, मृतकों का टीला के रूप में किसे जाना जाता है? जरा सोच के बताइए 11 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन भी बता रहे मोहनजोदड़ो, सबका परफेक्ट आंसर, ठीक है। मृतकों का टीला के रूप में हम सभी मोहनजोदड़ो को जानते हैं, ठीक है, याद हो गया। अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 नंबर में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर से बोल देता हूं। 12th क्लास की हिस्ट्री, एक मिनट यहां लिख के बताऊं, क्या लिख के बताता हूं, ठीक है। 12th क्लास की हिस्ट्री अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में, ठीक है, जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, हम सभी आज की वीडियो में वही क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो सके, ठीक है। देखिए दूसरे का भलाई सोचिए, ठीक है, दूसरे का भलाई सोचेगा, उसके बाद आप सभी का भलाई होगा। ऊपर अगर कोई नहीं देख रहा है आपको तो ऊपर वाला जरूर देख रहा है, ठीक है। बस ऊपर वाला पर भरोसा रखिए, आप सभी अच्छे से पास करेंगे, अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन जरूर करेंगे, ठीक है। जिसको खुद पे भरोसा है वही, अन्यथा जो पुली डंडा खेलता है, गांजा भांग पीता है, तो उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को समझो। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? और इनसे पहले एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, ठीक है, और उसमें उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होता था मातर देवी की, ठीक है। याद रखिएगा, अब क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, चलो देखते हैं हम सभी। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता, ठीक है, इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या फिर कुषाण, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, पशुपति महादेव, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने अभी नाश्ता कर चुका हूं, ठीक है, मैं अभी नाश्ता कर चुका हूं। मैंने नाश्ता क्या किया? रोटी दूध आम, ठीक है, रोटी दूध आम मैंने नाश्ता किया। जो मैं आपसे बोलता हूं, जो मेरे साथ होता है मैं आपसे वही शेयर करता हूं, ठीक है। ऐसी बात नहीं, मैं दूसरे देश से बिलोंग करता हूं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं। उसके बाद आप सभी तो क्वेश्चन को कवर कराता हूं, ठीक है। अगर मुझे मालूम है उसके बाद ही आप सभी को क्वेश्चन कवर कराता हूं ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 12 नंबर में, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था 12 नंबर में, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? क्या थे? पशुपति महादेव थे, ठीक है। अब देखना 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक मिनट। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 13 नंबर में, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? क्वेश्चन बोल रहा है मतलब सिंधु सभ्यता में जो लोग बड़े बड़े व्यक्ति थे, बड़े बड़े किसान थे, जैसे आज के दौर में आप सभी के गांव में या फिर आप सभी शहर से देखे होंगे, या फिर अगर आप सभी के गांव में कोई बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास ढेर सारा पैसा है तो उसका नाम थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। वही बोल रहा है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, चीन, ईरान या फिर अफगानिस्तान, ठीक है। 13 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 13 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो चीन, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन के साथ उनका व्यापारिक संबंध नहीं था, ठीक है, क्योंकि चीन अभी बहुत खतरनाक देश बन चुका है, ठीक है। खैर हमसे भी इंडिया से ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूं, देखो कोई भी टीचर आप सभी को बताता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उनके बातों को समझा करो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं उनके बातों को समझा करो, अन्यथा आप सभी आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने मम्मी पापा का और टीचर का बात हमेशा माना करो, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियां कहां से मिली है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियां कहां से मिली है? कालीबंगा, लोथल से, या फिर हड़प्पा सभ्यता से, या फिर मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बताओ 14 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली है, याद हुआ। 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 15 नंबर की क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट अब ध्यान से देखिएगा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल, ठीक है। जरा सोच के बताइए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट 14 नंबर का क्या क्वेश्चन था? 1 मिनट हम देख लेते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियां कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 15 का भी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोथल, ठीक है। अब देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 16 नंबर में, 1 मिनट, क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मैं इस बात को कितनी बार बोलूं, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, 1 मिनट, क्वेश्चन है 16 नंबर में, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार का था, ठीक है। त्रिभुज कैसा होता है? इस तरह से होता है, बताता हूं आप सभी को। त्रिभुज इस तरह का होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा त्रिभुज इस तरह का होता है, ठीक है। पता होगा आप सभी को सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार का था, ठीक है। मतलब उसका जैसे आप सभी का गांव टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक उसी तरह सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था, ठीक है। आप देखें 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है? सिंधु सभ्यता, 1 मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, अपने दिमाग में नोट कीजिए, अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए, अपने अपने नोट्स बुक में नोट्स कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अब अगर आप सभी वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के साथ, तो उसके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखनी पड़ेगी, ताकि आप सभी अच्छे तरीके से समझो, ताकि आप सभी को मैं वीडियो का नोट्स प्रमोट कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, बताइए। मोहनजोदड़ो से चेन्नई, या फिर नहीं, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। जरा सोच के बताइए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। याद हुआ। 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मुझको प्यास बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे, हम सभी 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे। क्वेश्चन था 18 नंबर में, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ठीक है। इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है कि पूछिए मत, ठीक है, इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जाता है कि आप सभी पूछिए ही मत, ठीक है। देखना क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, जरा सोच के बताइए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। इससे ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको को इनसे पहले वीडियो नहीं बनाया हूं, ठीक है। इनसे पहले वाले वीडियो जितने बच्चे नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेना। वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, जिनका जो सब्जेक्ट है इस चैनल पर जाना, वहां पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। आप सभी वहां से जाकर के जिनका जो सब्जेक्ट है वीडियो देख लेना, आप सभी का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को अदर किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आप सभी को 10 बच्चे अगर कमेंट करके 10 बच्चे मिल करके अगर कमेंट करेंगे सर हमको कल इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपसे को उसी टॉपिक पे वीडियो बना के ले आऊंगा, जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होंगे 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे को वही क्वेश्चन प्रमोट कराता हूं जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, क्या होगा बता रहा हूं। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था, ठीक है। अब देखना 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट 19 नंबर में क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। ये लो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। इनसे पहले एक क्वेश्चन आया था, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और क्वेश्चन बोल रहा है 19 नंबर में, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, या फिर भगवान नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये क्या दो आप सभी को, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। एकदम इटेटिव भाषा में हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम दोस्तों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, मोहनजोदड़ो यहाँ पे दो तरीका से पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, दूसरा तरीका मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप सभी को टिक मारना है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, ठीक है। शायद यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से अब जो यहां से नीचे क्वेश्चन, एक मिनट, यहां से जो नीचे क्वेश्चन आएगा, यहां से जो नीचे क्वेश्चन आएगा ये 12th क्लास के हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब क्या 30 या 35 नंबर तक, 35 नंबर या फिर 32 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को यहां से 12th क्लास की हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर से आएगा। उसके बाद जो 50 नंबर तक का क्वेश्चन होगा वह तीसरा चैप्टर से होगा, ठीक है। अगर आप यहां से जो 20 नंबर से ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े आप सभी वो एक लेसन का था क्वेश्चन, ठीक है, जो बीबीआई क्वेश्चन थे। अब देखना 20 नंबर में क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था, सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तो तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है कनिष्क, ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, समुद्रगुप्त को भारतीय शासक नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। आप देखना है 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ठीक है। बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। 21 नंबर में क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, अवंती, कौशल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताइए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ऑप्शन नंबर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो मगध, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज के बने होते थे, ठीक है। देखो इस पर आपसे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज के बने होते थे, चांदी के, सोने के, लोहे के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपसे को बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज के बने होते थे, ठीक है। देखो अगर आप सभी को जहां पर मिले सिर्फ यहाँ के, देखो एक मिनट बताता हूँ, जहां पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी मिले, जैसे कि सोने मतलब चांदी, ऑप्शन नंबर ए होगा चांदी, हो से तो इसका राइट आंसर है। पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज के बने होते थे, चांदी के, ठीक है। अगर आप सभी को सिर्फ चांदी दिखाई दे तो उसमें चांदी में सिर्फ टिक मारना है, ठीक है। अगर आप सभी को चांदी के अलावा अगर आप सभी को वहां पर तांबा दिखाई दे तो तांबे में टिक मारना है, ठीक है। अगर आप सभी को चांदी और तांबा दोनों दिखाई दे तो आप सभी को एक ऑप्शन जरूर देगा,
इन ए और बी दोनों, ठीक है। आप सभी को ए और बी दोनों में टिक मारना है, ठीक है। समझ गए आप सभी मेरी बातें। जहां पर आप सभी को चांदी दिखाई दे, सिर्फ चांदी, तो वहां पर आप सभी को चांदी में टिक मारना है, और जहां पर आप सभी को तांबा दिखाई दे वहां पर तांबे में टिक मारना है। लेकिन कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप सभी को ए और बी दोनों ऑप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है, उसमें टिक मार देना है। आई होप कि आप सभी मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चांदी के, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखना 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में देखिएगा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। अशोक द्वारा प्रचारित, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 23 नंबर में, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है सोरिया में, चलो दूसरा ऑप्शन हमसे भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका में, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन में, चौथा ऑप्शन है जापान में, ठीक है। क्वेश्चन था अशोक द्वारा प्रचारित, एक मिनट देख लेते हैं हमसे भी, ठीक है। क्वेश्चन बिसर गए हमसे भी। क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। 23 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। 23 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ब्रिटेन में, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने बच्चे क्वेश्चन को नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, ठीक है। लेकिन 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर में। क्वेश्चन है वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, जनसंघ, राजतंत्र, गणतंत्र या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका गलत आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो गणसंघ, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया था, याद हो आप सभी को, वज्जिज को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया था, ठीक है। अब देखना 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताइए बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन बोल रहा है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि हर्यक वंश से, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, ठीक है। अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास या फिर कौटिल्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप सभी ध्यान से देखना क्वेश्चन है 26 नंबर में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ठीक है। अर्थशास्त्र बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वाल्मीकि महाभारत या फिर रामायण नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, अर्थशास्त्र बोल रहे हैं, ठीक है। जरा सोच के बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो कौटिल्य, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। सीक्रेट बात है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे को पूछ सकता है वही क्वेश्चन आपसे भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर में, पतंजलि से, पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, जरा सोच के बताइए। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की, मौर्य काल की, पाकरे मौर्य काल की, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताइए पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, ठीक है। जितने बच्चे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बता दिए, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को मालूम है सारा क्वेश्चन, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, क्या होगा। 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकरे मौर्य काल की, ठीक है। समझ लिया आप सभी। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकरे मौर्य काल की, ठीक है। अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, पतंजलि, कलहन, वेदव्यास या फिर विशाखादत्त, ठीक है। जरा सोच के बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, ठीक है। 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेरनियों, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कलहन, ठीक है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कलहन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना 29 नंबर में क्वेश्चन है मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, कालिदास, कोषाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या फिर मुद्राध्यक्ष, ठीक है। जरा सोच के बताइए मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। सोचिए क्वेश्चन, पहले सोचिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी सोचिए, 2 सेकंड समय लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो हम सभी कहाँ थे, हम सभी 29 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे, यानी कि 20 नंबर की क्वेश्चन की ओर थे। क्वेश्चन था मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, क्या होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, लक्षणाध्यक्ष, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कितने बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, इस देखो कोई किसी भी बच्चा का मतलब 90% बच्चा का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप सबको यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष, याद हुआ। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता है, लक्षणाध्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखना 30 नंबर, 1 मिनट, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन है प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिख देना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं आप समझ जाऊंगा। अब मैं आप सभी को ऐसे हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और इनसे भी पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आ चुका है, अगर आप सभी ने देखे तो देख लेना। मैंने आप सभी को बता दिया है ना, जिनका जो सब्जेक्ट है वीडियो का प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आप सभी को हर एक चीज का प्ले लिस्ट मिलेगा, जाकर के आराम से देख लेना, अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। समझ गए।
30 नंबर में क्वेश्चन था, पर्यायक प्रशासित की रचना किसने की थी? ठीक है, कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि। ठीक है, पर्यायक प्रशासित की रचना किसने की थी? 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन ने की थी। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर यानी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? ठीक है, क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? नंदवंश, मौर्य वंश। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो मौर्य वंश, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। समझ गए, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बिंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे सिर क्वेश्चन है 32 नंबर में, बिंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर दयाराम साहनी। ठीक है, बिंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया मेरे शेर 32 का क्या होगा? 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। ठीक है, बिंब महामात्रों को किसने नियुक्त किया? बिंब महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखना 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब से कब हुई? ठीक है, या फिर कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है, कौन सी ईस्वी है? ठीक है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी या फिर 98 ईस्वी। ठीक है, क्या होगा कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या होगा? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 78 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 78 होगा 78। ठीक है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि 78 ईस्वी। ठीक है, अब देखना 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 12th क्लास के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक का। ठीक है, अब देखना अगर आप सभी चाहते हो अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 6 तक का भी क्वेश्चन, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 6 तक। ठीक है, मैं आपसे को कल वाले वीडियो में वही क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। ठीक है, जो बीबीआई क्वेश्चन होंगे और 2025 में पूछेगा। क्वेश्चन है 34 नंबर में, क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ठीक है, प्रथम, सप्तम, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है दसम, चौथा ऑप्शन है 13वां। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन है 34 नंबर में, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 13वें। ठीक है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किसमें है? 13वीं शिलालेख में। ठीक है, याद हुआ अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किसमें है? 13वीं शिलालेख में है। ठीक है, समझ गए। अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी। ठीक है, तो सोच के बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर क्या होगा मेरे शेर एवं श्रेणियों? 35 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, नेपोलियन। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन। ठीक है, 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ठीक है, ये लो, ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है कि आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब पर नहीं, ऑनलाइन टीचिंग में नहीं बताएगा। ये सब क्वेश्चन कितना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, बस पढ़ाते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन आपको ये बातें जो मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, ये बातें कोई नहीं बोलेगा, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 36 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? हिंदी, संस्कृत। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो संस्कृत, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे घर पे 15-20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन भी क्लास करते हैं। ठीक है, 12th क्लास के आर्ट्स के बच्चे हैं। ठीक है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अवम गच्छामि नौ तीर्थ्यो गच्छामि। ठीक है, क्वेश्चन 37 नंबर में, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 18, सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सबको मालूम हुआ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, पुराणों की संख्या 18 और महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, अब देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा? ठीक है, ये लो, पूछा कि ये क्वेश्चन नहीं, महाभारत और रामायण, देखो रामायण वाला भी क्वेश्चन आएगा, रामायण किसने लिखा और महाभारत किसने लिखा। ठीक है, इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है, या सबसे पहला तो महाभारत किसने लिखा, दूसरा या फिर रामायण किसने लिखा। ठीक है, समझ गए होगे आप सभी। क्वेश्चन 38 नंबर में, महाभारत किसने लिखा? जरा सोच के बताइए, मनु, वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर कौटिल्य। ठीक है, क्या होगा? महाभारत किसने लिखा? 38 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? मुझको मालूम नहीं, अगर आप जानते हो तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। 38 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वेद व्यास। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया थे। ठीक है, महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? ठीक है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत। याद हुआ, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम महाभारत हो जाएगा। ठीक है, यानी 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 40 नंबर में क्या क्वेश्चन, ये लो, पूछा कि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, मैं क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, जो आप सभी क्वेश्चन को कवर कर रहे हो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी टीम ने बनाया है। ठीक है, जो क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है वही टीम ने मेरी क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को सिर्फ पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 40 नंबर में, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ सुबह से लेकर के शाम तक, शाम हो जाएगा वीडियो बनाते बातें, बस आप सभी को वीडियो प्रमोट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, समय पर आप सभी को वीडियो नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बनाता। लेकिन मेरा टीममेट भी कोई गधा नहीं है, बहुत बड़ा होशियार बच्चा है। ठीक है, बहुत होशियार, मतलब उसका भी एज करीब 25 साल का होगा। ठीक है, वो अभी
तो एमए का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमए है वो, अभी एमए की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना 40 नंबर का क्वेश्चन था, रामायण किसने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन क्या 40 नंबर में क्वेश्चन है रामायण किसने लिखा, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं, रामायण किसने लिखा, मनु ने लिखा, वेदव्यास ने, या फिर वाल्मीकि ने, या फिर कौटिल्य ने, ठीक है। याद रखिएगा रामायण को किसने लिखा, वेदव्यास ने लिखा, ठीक है। गलत आंसर है, समझे पूर्वक मैं क्या बोल रहा हूँ पहले समझा करो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी बोलो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलो, अगर कोई गलत कर रहा है आपसे बड़ा है तो फिर भी उसको बोलो, ठीक है। आपके मम्मी पापा ही क्यों नहीं गलत कर रहा है, लेकिन उसको बोलो, ठीक है। रामायण किसने लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था, याद रखना, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत को वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है। 40 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और महाभारत को किसने लिखा था, वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है। अब देखना 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, दुर्योधन की मां कौन थी, ठीक है। क्वेश्चन है दुर्योधन की मां कौन थी, गांधारी, कुंती, माधुरी या फिर सरस्वती, ठीक है। दुर्योधन की मां कौन थी, कौन थी, कौन थी, दुर्योधन की मां कौन थी, ठीक है। एकदम नाच नाच के पढ़ाई करो, ठीक है। क्वेश्चन 41 नंबर में दुर्योधन की मां कौन थी, ठीक है। सबका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर गांधारी, ठीक है। दुर्योधन की मां कौन थी, दुर्योधन की मां गांधारी थी, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बस हम सभी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आप सभी को बस अध्याय 1 से लेकर के, ठीक है, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में आप सभी को यही से क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछते हैं हर एक बार, इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब देखना 42 नंबर में क्वेश्चन है, भीम की पत्नी कौन थी, ठीक है। भीम की पत्नी कौन थी, द्रौपदी, गांधारी, अंबा या फिर हिडंबा, ठीक है। हिडंबा होगा, ठीक है, हिडंबा नाम था भीम की पत्नी का, क्या नाम था, भीम की पत्नी जी का नाम था हिडंबा, हर्षि का, धर्षि का, अंसवर्बा का, हिडंबा, याद हो गया। अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गीत में उपदेश दिया गया, ठीक है, गीता होगा यहाँ पर, हाँ गीता है, गीता में उपदेश किसका दिया गया है, कर्म करो। दूसरा ऑप्शन है भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा ऑप्शन है कर्म हमारे हाथ में नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन बोल रहा है गीता में उपदेश दिया गया, ठीक है। गीता में किस बात को बोला गया, गीता में देखो 3 बातें बोले गए हैं, कर्म करो, ठीक है, मतलब अच्छे कर्म करो, ये नहीं दूसरे को गाली दो, दूसरे का नुकसान करो, बिल्कुल गलत बातें हैं। क्वेश्चन बोल रहा है गीता में उपदेश किस दिया गया है, और ऑप्शन है सबसे पहला कर्म करो, ठीक है, मतलब अच्छे कर्म करो, अच्छे, जैसे हम सभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप सभी को, ठीक है, इस समय आप सभी को पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है, करवा रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मेरा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, ना कि मुझे यूट्यूब से अभी पैसा मिलता है, ना कि मुझे नौकरी मिला है, ठीक है, दोनों काम लेकिन मेरा चालू है। और दूसरा ऑप्शन है भविष्य की चिंता मत करो, ठीक है, मैंने बोला ना भविष्य की चिंता मत करो, ठीक है। आपसे अगर आप अच्छे दिल से मेहनत करोगे तो आप सभी का एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप सभी चमक जाओगे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कर्म हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि ऊपर वाले के हाथ में कर्म, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आगे आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ाई पढ़ना देखो आज के दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है, हद से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, 90% जरूरी है पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद ही पैसा कमा पाओगे, ठीक है। अगर आपसे कुछ पता नहीं है तो पैसा कैसे कमाओगे, अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है और अगर ऑनलाइन भी गेम खेल के पैसे कमाओगे तो कैसे कमाओगे, पढ़ने के लिए जाने होगे तब ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन 44 नंबर में, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, एकनाथ, मनेश्वर, तुकाराम या फिर इनमें से कोई भी, ठीक है। किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मानेश्वर ने, ठीक है, मानेश्वर ने गीता पर टीका मराठी में लिखा था, याद रखिएगा। 44 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लड़ाकू होगा, ठीक है, रक्षक होगा, गधानेतन, ठीक है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है रक्षक, ठीक है। क्षत्रिय शब्द का साहित्य क्या होता है, मुझे हंसी लगता है आप को पढ़ाने में, ठीक है। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ होता है, लाइव क्लास आता है ना तब बहुत मजा आता है, ठीक है। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ होता है रक्षक, ठीक है, ना कि राजा, ना कि लड़ाकू, ठीक है। अब देखना एक मिनट अब देखना नो सॉरी फॉर रॉन्ग। 45 नंबर में जो क्वेश्चन था, क्षत्रिय शब्द का साहित्य का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक है, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना 45 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है, राजा भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, लड़ाकू भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, रक्षक भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ठीक है। समझ गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, ठीक है, हंसी जो लग रहा था ना इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखना 46 नंबर में क्या क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है, अर्जुन को, विष्णु को, भीष्म को या फिर पांडु को, ठीक है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है मेरे शेर एवं शेरनियों, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, ठीक है। 45 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 45 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किससे कहा जाता है, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, ठीक है, याद हो गया। अब देखना 47 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कर्ण की मां कौन थी, ठीक है, क्वेश्चन है कर्ण की मां कौन थी, 47 नंबर में क्वेश्चन है कर्ण की मां कौन थी, कुंती, गांधारी, माधुरी या फिर सरस्वती, ठीक है। कर्ण की मां कौन थी, 47 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन कुंती हो जाएगी, ठीक है। कर्ण की मां का नाम क्या था, कुंती थी, ठीक है। अब देखना 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था, ठीक है, क्वेश्चन है 48 नंबर में अभिमन्यु किसका पुत्र था, ठीक है, अर्जुन का, भीष्म का, कर्ण का या फिर इनमें से कोई भी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, 36 यानी कि 35 नंबर से क्वेश्चन लेकर के 35 नंबर से नहीं 30 नंबर क्वेश्चन, 30 या फिर 32 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर तक का क्वेश्चन 12th क्लास के अध्याय 3 तक का 3 का है, ठीक है।
48 नंबर में क्वेश्चन था अभिमन्यु किसका पुत्र था, ठीक है। 48 का परफेक्ट आंसर क्या हो, 48 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जुन का, ठीक है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, ठीक है, जिसे हम सिर्फ बेटा बोलते हैं। अर्जुन किसका, अभिमन्यु अर्जुन किसका पुत्र था, अर्जुन अभिमन्यु का पुत्र था, ठीक है। एक मिनट, अर्जुन अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। मैंने पापा को बेटा बना दिया, बेटा को पापा बना दिया, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 49 नंबर में, मानव जीवन में, ठीक है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, ठीक है। मानव जीवन के, हमारे जो जीवन है उनके संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, 2 3 4 5, क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 4, ठीक है। हमारे जो जीवन है उनके संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, ठीक है। 49 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 50 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो अभी हम सभी क्या पढ़ाई किए, हम सभी पढ़ाई किए 12th क्लास के हिस्ट्री अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो वही क्वेश्चन को हम सभी आज के वीडियो में कवर किए, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन था, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्विस्ट है, यहाँ पर थोड़ा हंसी लगेगा आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन 50 नंबर में, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, पुरु, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है पुरु और दूसरा ऑप्शन है यदु, ठीक है। यदु मतलब क्या होता है बताता हूं, कितने बच्चों को मालूम है यदु, अगर जिसको मालूम है अगर आपसे बता दिए यदु का मतलब क्या होता है, मुझको 5 रुपये का कलम अवश्य गिफ्ट करूंगा, उसके घर पे डिलीवरी कराऊंगा, या फिर मुझको 5 रुपया पे अवश्य करूंगा ऑनलाइन, ठीक है। बताओ दो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का, यदु का क्या मतलब होता है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्या मालूम है आप सभी को, यदु का मतलब यादव होता है, ठीक है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु बोला जाता था या फिर यादव बोला जाता था, ठीक है। यदु यानी यादव, ठीक है। कितने बच्चे यादव हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर हम यादव हैं, ठीक है। महाभारत और पुराना में मथुरा के शासक वंश को यदु यानी कि यादव कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है या कहा जाता था। आई होप कि आप सभी वीडियो यहाँ तक समझ गए होंगे, अच्छे से आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा, ठीक है। समझ गए, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन थे 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप सभी अपने वीडियो को लाइक करने की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी करेंगे, तब तक हम सभी देखते हैं कल वाले वीडियो में क्या क्या टॉपिक पे आता है कल वाले वीडियो, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।